भारतीय बाजार में जहां बैटरीज को लेकर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। मैंने कहीं नहीं देखा किसी ने 60,000 पे लॉन्च कर दिया हो। सब 90-99 हज़ार से शुरू करके 1,25,000 तक जा रहे हैं। हाँ, गाड़ी खरीदना बड़ा आसान है। हाँ, लेकिन जब हम बेचने जाते हैं तो कूड़े के भाव बिक रही हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। और रीसेल वैल्यू सबसे बड़ा इशू है। एक्चुअली कंपनी को नहीं करना, ये काम तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। बिल्कुल। एक तरफ चीप चाइनीज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, दूसरी तरफ इंडियन ब्रांड जो काफी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कार कंपनी 15 साल की लाइफ टाइम वारंटी दे रही है, वहीं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अभी भी 5 और 7 साल की वारंटी पर ही टिके हुए हैं। आखिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का बाजार किस दौर पे जा रहा है, और जो चाइनीज प्रोडक्ट है क्या वो कभी भारतीय बाजार को कैप्चर कर पाएंगे, या इंडियन ब्रांड ही आगे राज करेगा? सब जानते हैं इस पॉडकास्ट के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप सिंह, जाने माने ऑटो जर्नलिस्ट। इसके अलावा आप एक प्रोफेशनल टू व्हीलर के रेसर भी हैं, तो आपके पास हर तरह की टू व्हीलर्स को टेस्ट करने का अनुभव भी है, और साथ ही है एक भरपूर जानकारी जो आपके साथ शेयर करेंगे। प्रदीप, थैंक यू। एक चीज मुझे बताइए जी, भारतीय बाजार में जहां बैटरीज को लेकर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, एनएमसी भी मौजूद है, एलएफपी भी मौजूद है, और लंबी लंबी वारंटी दे रही है, और आजकल ये स्वैपेबल बैटरी ये सब आ गई है। ऐसे दौर में इंडियन टू व्हीलर क्या कंफ्यूज ही रहेगा कि स्वैपेबल रहे या फिर वो फिक्स बैटरी के साथ रहे, लॉन्ग रेंज के साथ जाएं, शॉर्ट रेंज के साथ जाएं, लाख रुपए का स्कूटर खरीदे या 40,000 वाला खरीदे, आखिर होगा क्या? देखिए अमित जी, ऐसा है कि बैटरी ना बहुत सारे तरीके की है। अब चाहे एनएमसी हो, एलएफपी हो, प्रिज्मेटिक सेल्स हो, जो कार्स में आजकल हम यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन टू व्हीलर मार्केट में ना हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं एनएमसी बैटरी, जिसका रेंज डेंसिटी ज़्यादा है, जिसके अंदर आपको लेकिन साइकिल कम मिलते हैं। यानी कि आप जितना उसको चार्ज करेंगे ना वो जल्दी डिग्रेड होगा। अब वहीं पे एलएफपी बैटरीज जो हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक अपना जो बैटरी का रेंज है वो होल्ड करके चलती है। अब इसी के कारण ना हमें यहाँ पर एलएफपी बैटरी की ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन मार्केट में, जो कि ज़्यादातर हीट सेंसिटिव है। तो कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी के जो सेल्स हैं वो ज़रूरी है इस वक्त टू व्हीलर मार्केट में। तो असलियत बात यह है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में जो अभी भी सेल यूज किए जा रहे हैं, मोस्टली आपको बता दूं वो सिलेंडर का सेल यूज हो रहे हैं, जबकि अगर आप 4 व्हीलर पे जाएंगे वहाँ प्रिज्मेटिक सेल, ब्लेड बैटरी जैसी हाइपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कॉमन हो गया है। यहाँ पर अभी भी वो गोल वाले सेल चल रहे हैं, और उनमें भी एनएमसी और एलएफपी के फर्स्ट जनरेशन सेल्स हैं। उसका रीजन दूसरे हैं कि उनको कभी गोलाई में बैटरी बनानी है, कभी अलग तरह से करना है, जो सिलेंडर सेल के साथ ज़्यादा ईजी है। दूसरा चीज़, सिलेंडर सेल ज़्यादा सस्ते अवेलेबल हैं, ये भी एक बड़ा है, और बहुत सारे मैन्युफैक्चर हैं पूरे चाइना में, आप कहीं से भी सस्ता ले सकते हैं, जो कि प्रिज्मेटिक सेल के साथ या ब्लेड बैटरी के साथ पॉसिबल नहीं है। उसके गिने चुने मैन्युफैक्चर हैं, और सब मैन्युफैक्चर बहुत हाई क्लास काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो असली समस्या की जड़ जो है वो इन सेल्स की टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से ना तो अच्छी रेंज ले पा रहे हैं, ना ही उसमें ज़्यादा सेफ्टी मिल पा रही है, और साइकिल भी काफ़ी कम है। बिल्कुल। अब जैसे अमित जी ने बताया आपको कि एनएमसी बैटरीज जो है ज़्यादातर, जैसे हम बता रहे हैं, यूज़ ज़्यादा हो रही है, तो हद से वो 800 से 1000 साइकिल चलती है। यानी कि मुश्किल से अगर हम आज के टाइम पे माने जो 3 किलोवाट का बैटरी का पैकेज है, अगर हम उस स्टैंडर्ड रखें तो 10,000 किलोमीटर में वो अपनी जो रेंज है वो नीचे कर देगा। हाँ, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद एलएफपी बैटरीज के अंदर अगर हम आएंगे तो वहाँ पे फिर गनीमत है कि कुछ आपको जो रेंज है वो बची हुई मिलेगी, यानी कि 2 साल 2.5 साल में के बाद जाके कहीं जाके उसकी बैटरी डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। बाय द वे आपको बता दूं, नॉर्मली जो एलएफपी सिलेंड्रिकल सेल होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल 1,500 साइकिल से 3,000 साइकिल्स के बीच में होते हैं, जबकि एनएमसी बैटरीज के साइकिल्स 600 से लेकर 800 और 1000 सेल के मतलब साइकिल्स के तक ही होते हैं, इससे ऊपर नहीं जा पाता है। जैसे हमने अभी बात करी, हीट भी एक बहुत बड़ा समस्या है। पीछे आग लग रही थी, सेफ्टी का इश्यूज था, बहुत सारे ऐसे सेफ्टी के इश्यूज थे जिसमें गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करा। गवर्नमेंट ने भी आके कि हाँ आप जो है क्वालिटी वाले BMS बनाओ और कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलो। तो उसी संदर्भ में एनएमसी बैटरी थोड़ी सी यहाँ पर पीछे छूट जाती है, जबकि LFP बैटरीज आगे चली जाती है। लेकिन एक बड़ा मैटर है
कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदते समय कस्टमर के दिमाग में आता है क्या वो छोटी रेंज वाला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदे, बड़ी रेंज वाला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदे, हब मोटर वाला खरीदे, एक्सेल मोटर वाला खरीदे, या फिर बेल्ट ड्रिवन मोटर सिस्टम के साथ जाए। आपको क्या लगता है कौन सा सबसे ज़्यादा सेफ सिस्टम है इस मामले में? अमित जी देखिए, ऑप्शन बहुत मौजूद है, लेकिन कंपनियां आज भी लिमिटेड हैं जो अच्छे प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर हम मोटर ड्रिवन की बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पर ना एक तो हब मोटर आ रहा है जो सबसे ज़्यादा टीवीएस अभी प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे ज़्यादा सेल्स भी अभी उसकी आ रही है क्योंकि ये चीपर टू प्रोड्यूस है। और हाँ, इसकी कुछ चैलेंजेस भी हैं, मैं बता देता हूँ आपको। चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहली बात, जो बहुत टाइम से हम समस्या देखते आ रहे हैं क्योंकि बहुत पहले से हब मोटर अवेलेबल है इंडिया मार्केट में, पंचर लगाने की समस्या। दूसरी समस्या एक ऐसी है जो लॉन्ग टर्म में लोगों को आएंगी, ऐसी है कि अगर आप रफली चलाते हैं उसको, मान लीजिए कभी गड्ढे में अगर गई है स्कूटर, कुदा दिया या कुछ भी उसके साथ डैमेज हो गया, तो वो आपकी पूरी की पूरी मोटर सिस्टम बदलना पड़ता है, चेंज हो जाएगा। 10-15 हज़ार रुपये खर्च, बिल्कुल, मतलब काफ़ी मोटा खर्चा आ जाएगा आपको। तो हाँ, उसको बहुत ज़्यादा आपको सेफली चलाने की ज़रूरत है, यानी कि आप रफली यूज़ नहीं कर सकते उसको ज़्यादा। अब इसके बाद दूसरा जो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो एक्सेल ऑन मोटर का, जो यूजुअली बजाज चेतक यूज़ कर रहा है, हीरो वीडा यूज़ कर रहा है। तो ये थोड़ा सा जेन्युइन तरीका है, जो कि एक ट्रेडिशनल फॉर्म भी है। अगर हम देखते हैं कि आईसी फॉर्म में भी एक्सेल ड्रिवन ही है सब कुछ, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, लेकिन ये बेटर ऑप्शन रह सकता है। यहाँ पर बैठता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन देखिए क्वालिटी लेनी है तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सिंपल बात है। और वहीं अगर हम चाहें कि बेल्ट ड्रिवन, सर बेल्ट ड्रिवन का ऐसा है सिनेरियो कि उसको ना एक टाइम के बाद चेंज करना पड़ेगा। ओके, बेल्ट चेंज होगी जैसे कारों में करते हैं या हम साइकिलों में भी करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो वो जो चेंजिंग का कॉस्ट है ना वो एक्सपेंसिव है। ओके, लेकिन लॉन्ग रेंज बैटरी पैक और छोटी बैटरी पैक में से किस तरफ जाना समझदारी है? हाँ, ये पॉइंट अब बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना आप लोग भी, क्योंकि ना अगर आप एनएमसी बैटरी की तरफ जाएंगे जो सबसे ज़्यादा अभी मौजूद है, आप नॉर्मल अगर आपको लेने जाना है अभी के अभी, तो आपको एनएमसी बैटरी वाले ही ऑप्शन ही मिलेंगे। तो अब जाहिर है आप छोटी बैटरी पैक के साथ नहीं जा सकते, आपको जाना होगा एटलीस्ट 3 किलोवाट की बैटरी के साथ। और हाँ, इसके बाद 5 किलोवाट की बैटरी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आप 2 लाख रुपए तो खर्च नहीं करोगे स्कूटर पे। अब उसका रीज़न क्या है? वही बात आ जाती है साइकिल। आप अगर जितना ज़्यादा चलाओगे उतने आपके साइकिल रिड्यूस होंगे। अब आप गौर करना, आपको अगर 3 किलोवाट की बैटरी चाहिए, ठीक है, रेंज जो है ज़ाहिरी 90 किलोमीटर की है या 100 किलोमीटर की आती है जो आजकल है, आपको सिर्फ दिन में चलना है 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, तो जाहिर आप 3 दिन में एक बार चार्ज करोगे। आप ये तो है नहीं कि हर दिन चार्ज करके चलोगे, तो वहीं पे साइकिल का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। हाँ, जितनी बार आप चार्ज करते हैं उसे आप एक साइकिल कहते हैं चार्ज करने को, और अगर आपने रोज उसको चार्ज करना शुरू कर दिया तो 1000 साइकिल 3 साल में खत्म हो जाएंगे और पूरी गाड़ी गई। जबकि नॉर्मली 1000 साइकिल हो ही नहीं पाते हैं, 600-700 साइकिल के बाद गाड़ी की हालत खस्ता होने लगती है। बिल्कुल, तो इसलिए जरूरी है कि जितना बड़ी बैटरी होगी आपको दोबारा चार्ज करने का टाइम उतने दिनों के बाद आएगा। हाँ। यानी आप ज्यादा साल तक उस बैटरी की वारंटी को यूज कर पाएंगे। exactly. तो इसलिए आप कहने का पर्पज ये है कि ज्यादा लंबी बड़ी साइज की बैटरी, ज्यादा रेंज वाली कार खरीदना पसंद करते हैं लोग, वैसे ही आप स्कूटर खरीदते समय भी ज़्यादा रेंज वाले को प्रेफर करें ताकि उसे कम बार चार्ज करना पड़े और वो ज़्यादा समय तक आपकी ड्यूटी दे सके। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, देखिए गाड़ी खरीदना बड़ा आसान है, हाँ, लेकिन जब हम बेचने जाते हैं तो कूड़े के भाव बिक रही हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। और रीसेल वैल्यू सबसे बड़ा इशू है, और जैसे बेचते समय इशू है वैसे ही सेकेंड हैंड खरीदते समय में भी दिक्कत है। हाँ, किस बात पर गौर किया जाए? वही बात, छोटी बैटरी वाले स्कूटर्स को अवॉइड किया जाए सबसे पहले तो, ठीक है। अब उसके बाद आप दूसरी चीज़ देखें कि वो कितने किलोमीटर ड्रिवन है, ठीक है। अगर आपको समझ में आए कि कितने किलोमीटर ड्रिवन है, यानी कि उतने कितने साइकिल लूज करे आपने, तो ये पॉइंट ना छोटा छोटा है कि जो आसानी से लोग गौर कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद ना एक और ऑप्शन आता है कि अगर आपको फिर भी उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आपको जाहिर है आपके सर्विस सेंटर में उस स्कूटर को लेके जाना ही पड़ेगा, ताकि उसका एसओसी या उसका जो भी ओबीडी से हम स्कैन करके एक्चुअल उनके सॉफ्टवेयर से
बैटरी हेल्थ निकाल सके। बिल्कुल। तो बैटरी हेल्थ अगर 100% से 75% के अंदर है तो बैटरी सही है, आप उस स्कूटर को ले सकते हो। यानी कि आप साल 1.5 साल पुराना स्कूटर ही अगर आपको लेना है तो आप सेकेंड हैंड मार्केट में लें, वरना उससे पुराना अवॉइड ही करो। मतलब जैसी 2 साल पूरे हो जाए, बोले हमें चाहिए ही नहीं, चाहे तो कितना भी सस्ता दो। बिल्कुल। क्योंकि आप उसने साइकिल ऑलमोस्ट खत्म कर दिए होंगे, आप लेके आओगे और जैसे ही आप 4-6 महीने चलाओगे उसको पूरी बैटरी सिस्टम को बदलने का वक्त आ जाएगा और फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। तो सेफ गेम ये है कि हर हालत में 1.5 साल 2 साल से ऊपर की स्कूटर पर ध्यान नहीं देना है। हाँ। बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। कोशिश करें साल भर पुराना स्कूटर मिल जाए तो फिर भी गनीमत है, और उसको जाके सर्विस सेंटर पे उसकी हेल्थ जरूर चेक करवा लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि भारतीय बाजार में। देखिए, इंडिया में जितने भी अच्छे स्कूटर्स आ रहे हैं सबकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए के आसपास बिल्कुल है। मैंने कहीं नहीं देखा किसी ने 60,000 पे लॉन्च कर दिया हो। सब 90-99 हज़ार से शुरू करके 1,25,000 तक जा रहे हैं। हाँ। ये वो सच्चाई है। वहीं हमें चाइनीज बने हुए स्कूटर्स ऑलरेडी भारतीय बाजार में 22,000, 27,000, 33,000 और 55,000 रुपये में मिल जाते हैं। हाँ। लेकिन इनको लेते समय डर भी है। हाँ, और बिल्कुल दिक्कतें है। भी हैं। बिल्कुल। आपकी नज़र में कौन कौन सी मेन दिक्कत है जिसकी वजह से बचना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि पार्ट्स का सप्लाई चेन, ये हमें समझना पड़ेगा पहले। जितनी भी एस्टेब्लिश कंपनी है, चाहे बजाज हो, टीवीएस हो या हीरो हो, और एथर भी अब हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। ये कंपनीज के पास ना एक्सपीरियंस है जो सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकेंगे। तो इनका प्रोडक्ट में सबसे पहले आपके पास पार्ट्स की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, जो क्वालिटी है, तो ये जो कंपनीज है क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ना क्वालिटी को मेन प्रायोरिटी दी जाती है, चाइना में नहीं दी जाती। तो अगर आप वही जो सस्ते प्रोडक्ट लेके आएंगे, ये जाहिर है कि उनको चाइनीज़ ही सप्लाई चेन प्रोवाइड कर रहा है सारी की सारी, तो उनका प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कम होगी। तो उनके अगर आप जैसे आप बजाज की ले आएंगे या टीवीएस की स्कूटर ले लेंगे ना, तो जाहिर है 1000 साइकिल तो चलेगी, वो तो 200 साइकिल के बाद ही अपना दम तोड़ देगी। हाँ, उसका रीजन भी है, क्योंकि वो लोग सस्ते से सस्ता सेल ढूंढते हैं बैटरी बनाने के लिए, और उन सेल के नॉर्मल साइकिल हमने जो अभी तक चेक किए थे उनमें 150 से लेकर 300 साइकिल तक ही उनकी बैटरी चल पाती है, सेल चल पाते हैं और खत्म। यार मोटर भी ऐसी यूज की जा रही है जो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रही है लेकिन सस्ती है, उसे इसी वजह से बनाया जा रहा है ये स्कूटर। हालांकि काफ़ी इंडियंस ये सोचते हैं कि जितने में हम बड़ी अच्छी कंपनी के था, टीवीएस, बजाज, हीरो, किसी के साथ जाएंगे उतने में तो 2 आ जाएंगी, तो अगर ख़राब भी हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखें कि वो 2 भी मिलकर आपको पीस ऑफ माइंड और उतनी रेंज नहीं दे पाएंगी जितनी कि ये ब्रांड फिर भी दे पाएंगे। हालांकि यहाँ भी दिक्कतें हैं लेकिन वो उतनी शायद नहीं है। बिल्कुल सही बोला। अच्छा, एक चीज़ है, सिंपल सच्चे शब्दों में अगर कहा जाए तो वो कौन से ब्रांड है जिनके इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय सोचना नहीं चाहिए? इंडियन ब्रांड्स या इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले मल्टीनेशनल ब्रांड्स जिनमें कि सुजुकी है और होंडा है, ऐसे। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या है और किन ब्रांड्स को अभी बचा जाए उनकी महंगी पार्ट्स होने की वजह से, या सर्विस अच्छी क्वालिटी ना होने की वजह से, या वो बाय एंड फॉरगेट वाली कंडीशन में है? यह जानना चाहता हूँ। देखिए, अभी मार्केट के अंदर ना जो टॉप चार्ट चल रहा है सेल्स का, टीवीएस टॉप पे है, बजाज सेकंड पे है, उसके बाद एथर आता है, फिर जाके हीरो, वीडा एंड देन ओला का नाम है। अब यही चार्ट ना मेन आंसर भी है, क्योंकि देखिए टीवीएस काफ़ी टाइम से अवेलेबल है मार्केट में, उसके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो जाहिर है सप्लाई चेन पूरी मौजूद होगी, सारे के सारे जो उसके अंदर इश्यूज आ रहे होंगे वो अब तक रिजॉल्व हो चुके होंगे। बिल्कुल सही बात। वही चीज बजाज भी काफी टाइम से अवेलेबल है, उनका भी कुछ ना कुछ इश्यूज आए थे, उनकी भी वो रिजॉल्व होते जा रही है। और रही बात एथर की, एथर एक ऐसा ब्रांड है जो एक्चुअल में काफी अच्छा काम भी कर रहा है। वो पहले प्रोडक्ट से बड़ा जोरदार है। हाँ, क्योंकि उनके प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, रेंज भी ऑफर कर रहे हैं, वो प्रॉपर R&D के साथ काम कर रहे हैं। और जिनको नहीं मालूम कि हीरो ने काफी बड़ा उन पे दाव भी खेला है, इसी वजह से आपने हीरो की वीडा भी उनकी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट बन रही है। आप क्योंकि ओला अगर आप देखेंगे ना, इसके बाद
अब ओला का इशू अभी भी है, सर्विस सेंटर में भी आपको सर्विस नहीं मिलेगी, जाके आप चले जाए परेशान हो गए, कुछ भी आपका वहाँ पे सुनवाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, उनके पास बैटरी टेक्नोलॉजी है, R&D है, अवेलेबल है, सब कुछ है। लेकिन अगर वो अपना सर्विस का पार्ट इशू अच्छा कर देना तो फिर उनका भी रिकमेंड किया जा सकता है। मतलब सीधा कहें चले तो चांद तक, नहीं तो बिल्कुल। तो हाँ, मेरी नज़र में जो 4 ब्रांड है ना, ये आप आंख बंद करके अभी ले सकते हैं, TVS, बजाज, एथर एंड हीरो। तो एक्चुअल कहा जाए तो इंडियन बाज़ार में असली चीज़ ये है कि आप अच्छे प्रोडक्ट को प्रेफर करें और जो सस्ते पार्ट्स वाले गाड़ी कंपनीज़ हैं उनके साथ बचा जाए, चाइनीज़ के साथ सीधे सच्चे शब्दों में बचा जाए। लेकिन एक चैलेंज है जिससे अभी तक आप बच नहीं पाए हैं और उस बारे में काम करना ज़रूरी था। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए हमें CCS टाइप 2 चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें DC और AC दोनों कंबाइंड होते हैं। हाँ, जबकि 2 व्हीलर्स में बजाज का अपना पोर्ट है, एथर का अपना पोर्ट है, TVS का अपना पोर्ट है, चाइनीज़ का अपना पोर्ट है। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन कितना जरूरी है? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसका रीज़न क्या है कि अगर हमें EVs को बढ़ावा देना है ना, तो इस पॉइंट पे काम करना पहले ज़रूरी है, ना कि किसी और टेक्नोलॉजी को लेके। उसका रीज़न क्या है कि अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन कर देंगे ना, तो जैसे हम नॉर्मली अपनी गाड़ी लेके चलते हैं ना, कहीं पे भी चले निकल जाएं, तो हम देखते हैं रास्ते में यार यहाँ पर एक EV चार्जर है, चलो हम सीधे जाके चार्ज कर ली। बिल्कुल। हाँ, हमने चार्जर कैरी नहीं करना पड़ा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब 2 व्हीलर में क्या होता है कि हमें चार्जर कैरी करना पड़ जाता है। हालांकि कुछ कंपनीज ने इसका भी समाधान निकाला है कि ऑनबोर्ड चार्जर का इस्तेमाल करा है, जैसे काइनेटिक ने करा है, और अल्ट्रा वायलेट ने भी एक केबल अलग से दिए, केबल सिस्टम दिए, सिर्फ आप प्लग एंड प्ले वाला काम करो। लेकिन अभी भी ना इस पे काम होना बाकी है। जैसे हमारे चार्जर्स एथर के बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं, अगर आप गौर करेंगे तो एथर का नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया है इस मामले में, जिस पे वो काम भी कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए अगर एथर के साथ आप पार्टनरशिप करते हो कि हम वो वाला पोर्ट देंगे, तो आपके पास फिर चार्जिंग ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा समस्या आता है कि जो मार्केट में चल भी रहा है, सस्ते कई कुछ ब्रांड्स कर भी रहे हैं, जो स्वैपेबल बैटरी की टेक्नोलॉजी है। अब स्वैपेबल बैटरी की टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा हर्डल कह सके कि चुनौती ये है कि कौन कौन सी कंपनियां स्टैंडर्डाइज करेंगी किस कंपनी की बैटरीज को। मतलब मार्केट में इस समय 4-5 तरह की बैटरी ऑप्शन मौजूद हैं और इसकी बैटरी उसमें नहीं लगती है, उसकी बैटरी इसमें नहीं लगती है, तो कुल मिला के वो काम की नहीं आती है। हम मौजूद है इस चार्जर के सामने और लेकिन वो बैटरी हमारे ही क्या कहते हैं होंडा के स्कूटर में लग नहीं पा रही है। हम मौजूद है सुजुकी के चार्जर स्वैपिंग सिस्टम पर, वहाँ पर उसकी बदल नहीं सकते। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पर या तो हमें जो बैटरी पैक हैं स्वैपेबल उनका भी एक ही स्टाइल रखना पड़ेगा, या फिर हमें पोर्ट सिस्टम ऐसे देने पड़ेंगे कि एक ही पोर्ट मिलेगा जिससे कि सारे इंडिया के स्कूटर एक साथ चार्ज किए जा सकते हैं। और इसके लिए एक्चुअली कंपनी को नहीं करना, ये काम तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। बिल्कुल भाई, गवर्नमेंट जब टाइप C USB पोर्ट को कंपलसरी बना सकती है, जब कारों में CCS टाइप 2 को कंपलसरी बना सकती है, तो फिर आप यहाँ पर 2 व्हीलर्स को कैसे इग्नोर कर रहे हो? यहाँ पर भी एक कंपलसरी सिस्टम बनाया जाए कि ये वाला पोर्ट हर मैन्युफैक्चर को देना पड़ेगा और हर मैन्युफैक्चर को उसके साथ ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। स्वैपेबल बैटरी में भी ऐसे ही कोई स्टैंडर्डाइज सिस्टम होना चाहिए कि आप एक ही तरह की स्वैपेबल बैटरी यूज कर सकते हैं, अपनी अलग बना नहीं सकते, तब जाके कहीं ये मार्केट ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगा। तो ओवरऑल मेरी सलाह है, या इस पॉडकास्ट से जो निकल के आया, कि भाई जुआ मत खेलो सस्ती चीज़ों पर, कुछ अच्छे प्रोडक्ट पर ध्यान लगाओ और अच्छे प्रोडक्ट हमेशा आपका लंबा साथ निभाएंगे। और ज़्यादा लंबी रेंज वाले स्कूटर पर दांव खेलिए। अगर आपको इलेक्ट्रिक खरीदना है तो सस्ती रेंज वालों से बचे, कम रेंज वालों से बचे और बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने वाले 2 व्हीलर्स की तरफ जाइए, फिर आपका लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। थैंक यू प्रदीप, पूरी बात हमसे क्लियर करने के लिए और हमारे व्यूवर्स के साथ। और प्रदीप को आप जानते हैं, ये ऑलरेडी हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और कई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और आइस 2 व्हीलर दोनों को कवर करते हैं। परफॉर्मेंस रेसिंग के काम पे अपने लगे हुए हैं और इसी चक्कर में थोड़ा हाथ पैर भी तोड़ लेते हैं अपने अक्सर कभी तो ये इनकी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि 2 व्हीलर्स में सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि प्रोफेशनल रेसर हैं तो हो जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो हम भी उम्मीद रखते हैं कि अच्छे से हमें
और भी वीडियो देते रहेंगे, रिव्यूज देते रहेंगे अलग अलग प्रोडक्ट के। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और उम्मीद है इससे आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है, जो समस्याएं हैं, उनको समझने में हेल्प मिलेगी, और परचेस करते समय किन बातों पर गौर किया जाए उस पर भी हेल्प मिलेगी। देखते रहिए फिर आस्था गुरु को।